अगर मैं इसको हटा देता हूँ और क्यों मैं यहाँ पे जैसे एक स्टेटमेंट को मैं बोल रहा हूँ कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखूँ ना रखूँ फर्क नहीं पड़ेगा, बट मोर देन वन स्टेटमेंट्स रहेगा तो मुझे उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखना पड़ेगा। क्यों ये बोल रहा हूँ, तो उसको समझाने के लिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दो स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, ठीक है, कि सिस्टम आउट प्रिंटलन मंडे, फिर से मैं लिखता हूँ सिस्टम आउट प्रिंटलन, ये दो स्टेटमेंट्स प्रिंट किए मंडे, और इसके बाहर मैं डिस्प्ले करता हूँ आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है। अभी बोलो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा आउटपुट, जब डे का वैल्यू 1 है तो ये मैं अभी रन करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फिर से बताओ। अच्छा कॉपी में लिख लो छोटा सा आउटपुट इसका क्या आएगा, बोलो नहीं तो फिर बाद में पलट जाएगा। इसका आउटपुट, ये जो स्निपेट है इसका क्या आउटपुट आएगा, लिख लिए, ओके चलो, लिखना हो गया ना, पलटना मत कोई, ये तीनों इसका होगा, सही है, इसका गलत है, हाँ, बहुत मतलब गलत है, तीनों लिखी हो, हाँ, अरे तुरा गलत लिखे चीज, सिद्धार्थ प्रशांत अनन्या लिखे हो कि नहीं, सर खाली मंडे को ही लिखे और कुछ नहीं लिखे खाली मंडे आउटपुट। को क्यों लिख रही है, नहीं देखो ये डे इक्वल टू 1 है ना, तो ये इफ का कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू हो जा रहा है मतलब इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ का ब्लॉक मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इफ का कंडीशन ट्रू है। तो इसके ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है, MON लिखा हुआ है और मंडे भी लिखा हुआ है, तो दोनों एग्जीक्यूट हो रहा है डेफिनेटली। अब जब इसका ब्लॉक खत्म हो जा रहा है तो इसके ब्लॉक के बाहर जो है ये तो किसी कंडीशन के अंदर नहीं है, तो सीक्वेंशियली जब नीचे आ रहा है तो इफ खत्म हो जाएगा फिर ये डिस्प्ले कर देगा। बात समझे, मेरा मोटिव था कि मुझे ये डिस्प्ले करना है कि अगर डे का वैल्यू 1 है तो आई हैव टू डिस्प्ले बोथ मंडे इन शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म, ये मेरा मोटिव था। बात समझे, अभी मान लो मैं सर क्या करता हूँ कि मैं ये कर्ली ब्रैकेट्स हटा दिया, मैं क्या क्या कर्ली ब्रैकेट्स हटा दिया, कर्ली ब्रैकेट्स हटा दिया मतलब ये क्या करेगा, अब क्या आउटपुट देगा बोल सकते हो, लिखो देखिए कॉपी में लिखो क्या आउटपुट आएगा, लिखिए, रेडी, सेम चीज दे रहा है, क्यों दे रहा पता है, क्योंकि टेक्निकली हो क्या रहा है कि जब ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का जो है ना सिर्फ उसको दैट विल कम अंडर दिस, तो अभी जब मैं कोई ब्रैकेट नहीं दिया हूं मतलब कंपाइलर कैसे सोचेगा कि ब्रैकेट कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से, इस तरह से दिया हुआ है। मतलब वो सिर्फ इस स्टेटमेंट को एनक्लोज करके रख रहा है, बाकी सब कुछ इसके बाहर है, वो इस तरह से रीड करेगा चीज, ठीक है।
तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर एक स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट दो या ना दो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट के लिए वो क्या करेगा, खुद ब खुद इसको एनकम्पस कर लेगा एक ही स्टेटमेंट। लेकिन अगर मोर देन वन स्टेटमेंट है, जो कि मैं चाहता हूं कि अगर डे का वैल्यू 1 है तो मैं दोनों ही प्रिंट कराऊं, तो इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे क्लियरली यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहानी हो जा रहा है। बोलो, कुछ दिक्कत, कुछ भी दिक्कत? नो सर। इंटरचेंजिंग नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल लिख पाओगे? लिखो तो, लॉजिक लिखो, लिखो लिखो। इंटरचेंजिंग नंबर विदाउट, अरे बोल, এখন स्टॉप रख। इंटरचेंजिंग नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल, लॉजिक सिर्फ लॉजिकल पार्ट लिख लो। विथ थर्ड टेम्प, इंटीजर टेम्प या टी लिख रहे थे ना, तो वो एक थर्ड वेरिएबल था, एक टेम्पोररी वेरिएबल था थर्ड वेरिएबल। अभी विदाउट थर्ड वेरिएबल तुमको करना है, मतलब वो टेम्प नहीं लेना, जो num1 num2 जो ली थी उसी के थ्रू तुमको समहाउ उसको इंटरचेंज करना है, तुम कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। ठीक है, বলছিলাম টিউশন আছে, শুনতে পাচ্ছি না। টিউশন আছে, টিউশন। দাঁড়া, এটা দেখে যা। थर्ड थर्ड अच्छा, थर्ड वेरिएबल में क्या होता है कि इंटीजर टेम्प इक्वल्स टू n1, n1 इक्वल्स टू n2 और n2 इक्वल्स टू टेम्प, ये करते थे। विदाउट थर्ड वेरिएबल क्या करेंगे कि दो वैल्यूज है अपने पास, जैसे मान लो n1 है 5 और n2 है 10 सपोज, तो हम क्या करेंगे इंटरचेंज करने के लिए, ये आई विल डू n1 इक्वल्स टू क्या, n1 प्लस n2, उसके बाद क्या करेंगे n2 इक्वल्स टू n1 माइनस n2, फिर n1 इक्वल्स टू n1 माइनस n2। देखते हैं काम करता है कि नहीं, लेट्स सी। इस स्टेटमेंट से सोचो n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 मतलब कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 15, तो n1 जो कि 5 था कितना बन गया, 15 बन गया। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, n2 इक्वल्स टू n1 माइनस n2, n1 का क्या वैल्यू है 15, तो 15 माइनस n2, n2 कितना है 10, तो कितना हो गया 5, तो n2 देखो 10 से 5 हो गया, n1 का वैल्यू ले चुका है। फिर n1 इक्वल्स टू n1 माइनस n2, मतलब n1 इक्वल्स टू n1 कितना है 15, n2 कितना है 5, कितना हो गया 10, देखो ये कितना हो गया 10, हो गया इंटरचेंज। ठीक है, तो ये लॉजिक बस इतना सा याद करें, एकदम इजी है, ये भी एकदम पूरा पानी है, ये भी पानी है, एकदम इजी, समझे बात को? ठीक है, एक और इसका वन लाइनर है, अभी नहीं, 10 में जाओ तब बोलूंगा, और एकदम इजी सा है, अभी तुम लोग को जरूरत नहीं है, वो 10 में जाओगे तब हम क्लास करेंगे। सिद्धार्थ, বুঝতে পেরেছিস? यस सर। हम्म, जब भी इंटरचेंज का कोड करोगे ना, तब क्या करोगे, जैसे ये तो लॉजिकल पार्ट हो गया, बट उससे पहले क्या करोगे, एक बार तुम जो नंबर्स इनपुट लोगे, मतलब इनपुट लिए n1 n2 तुम इनपुट ले लिए, ठीक है, यहाँ पे इनपुट हो गया, इसके बाद तुम क्या करोगे ना, डिस्प्ले करोगे सिस्टम आउट प्रिंटलन, तुम बोलोगे बिफोर इंटरचेंज करके तुम डिस्प्ले करोगे यहाँ पे कि n1 को डिस्प्ले किया, n2 को डिस्प्ले किया, बात समझ में आया, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिर यहाँ पे तुम्हारा लॉजिक चलाओगे यहाँ पे टू इंटरचेंज, जो भी है विद थर्ड वेरिएबल विदाउट थर्ड वेरिएबल, फिर तुम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे कि आफ्टर इंटरचेंज करके, फिर यहाँ पे तुम डिस्प्ले करोगे n1 और n2, तब जाके तुम्हारा सही दिखेगा। है, तुम डायरेक्टली सिर्फ इंटरचेंज करके डिस्प्ले कर दोगे, इंसान को समझ ही में नहीं आया कि उससे पहले वैल्यू कितना था। ठीक है, बहुत समझ दिक्कत होता है, तो इसीलिए इस तरह से ये प्रोग्राम को करोगे, सबसे पहले डिस्प्ले करो भाई बिफोर इंटरचेंजिंग n1 n2 का इतना था, फिर तुम लॉजिक लिख लिए यहाँ पे,
फिर तुम यहाँ पे कि आफ्टर इंटरचेंजिंग n1 का n2 का वैल्यू ये है। तो इस तरह से तुमको ये प्रोग्राम को डिपिक्ट करना है, ठीक है, शॉर्टकट में नहीं जाना। बात समझ में आया? क्लियर है? ঠিক আছে সিদ্ধার্থ যেতে পারিস, আমি রেকর্ড করছি, আপডেট করে দেবো। बोलो किसी को कुछ दिक्कत है, कुछ भी पुराना प्रोग्राम नया प्रोग्राम एनीथिंग, कुछ लॉजिक? क्या फॉर्मूला? ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ, स्पेसिफिक बोलो कि हाँ ये चीज। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला? पी आर टी बाई 100, उसको क्या है? तो ऐसा इक्वल्स टू हम लिखेंगे कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100। लेकिन इसका एक कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट मतलब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है अपने को। क्या ध्यान रखना है? नहीं, सिर्फ वो नहीं, सिर्फ वो नहीं, पी आर टी या फिर इन तीनों में से किसी एक को एटलीस्ट डबल वैल्यू होना पड़ेगा। अगर नहीं है, अगर तीनों इंटीजर वैल्यू है, तो मेरे को ये 100 नहीं, तब वो 100.0 करना पड़ेगा। बस समझ में आया? क्यों? क्योंकि सपोज मैं लिखता हूं कि जैसे मान लो मैं लिखता हूं कि 15/10। 15/10 कितना होता है? मैथमेटिकली होना चाहिए 1.5 मैथमेटिकली, बट क्योंकि 15 एंड 10 दोनों ही इंटीजर वैल्यूज हैं, जावा में क्या होगा, व्हेन आई डिवाइड एन इंटीजर बाय अनदर इंटीजर आई गेट द रिजल्ट एज एन इंटीजर। तो क्योंकि 15 और 10 दोनों ही इंटीजर वैल्यू है, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ ये इंटीग्रल वैल्यू को देगा, नॉट द डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू को वो डिस्कार्ड कर देगा। तो मेरा आंसर जो आएगा इन जावा, दैट इज ओनली 1, व्हिच इज इनकरेक्ट। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, आइदर मुझे ऊपर वाले को मतलब न्यूमरेटर में एक डबल वैल्यू रखना है तो मुझे डबल रिटर्न देगा, या फिर मुझे डिनोमिनेटर में एक डबल वैल्यू रखना है तो मेरे को डबल वैल्यू मिलेगा, और नहीं तो दोनों ही अगर डबल होता है तो भी मुझे एक डबल वैल्यू मिलेगा। बात समझ में आया? इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे आइदर इसको 15.0/10 करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, 1.5। नहीं तो मुझे 15/10.0 लिखना पड़ेगा, तब भी 1.5 मिलेगा। और नहीं तो 15.0/10.0 दोनों ही डबल, तब भी 1.5 आंसर मिलेगा। बात समझ में आया? ठीक है? तो इसीलिए पी आर टी बाई 100, अगर इंटीजर इनपुट लेते हो पी आर टी को, तो फिर डिवाइडेड बाय 100.0 करना पड़ेगा। और नहीं तो ये तीनों में से एटलीस्ट किसी एक को भी अगर ले लोगे, इधर पी को, आर को, टी को, नहीं तो तीनों पी आर टी को भी डबल ले लोगे, तो भी तुम्हारा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझे? কি চিন্তায় মগ্ন আছিস? দেখিস তো নি এখানে কি চিন্তায় মগ্ন আছিস, তারপরে চিন্তা করছিস? কি চিন্তা, সাংসারিক চিন্তা আছে নাকি? ডাবল বাই রিয়েল ইনটু বুলিয়ন প্লাস শর্ट, दैट। समझे? और कुछ अतरंगी प्रॉब्लम, और कुछ एनीथिंग? जो काम कर रहा है अभी दिमाग, उसको वो सोच पा रही है एटलीस्ट कि ऐसा ऐसा हो सकता है। इसके पहले दिमाग जाम था पूरा उसका, तो समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। एटलीस्ट अभी क्या, उसका दिमाग तो खुल रहा धीरे धीरे, अच्छा ऐसा हो तो कैसे होगा, मतलब तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है? धीरे धीरे जब समझ में आ जाएगा ना, तब देखना प्रोग्राम सोचोगे और तुमको कोड तो दिखेगा सामने, ऐसा ऐसा हो रहा है। होता है ऐसा? होगा। अरे हंस रही है, कोई डाउट नहीं है तुमको? क्या? जोर से बोलो। कोड? हाँ, ये क्वेश्चन ही गलत है ना। इस क्वेश्चन में था, मैंने तुम सोल्यूशन गलत की हो। क्वेश्चन में था कि अगर क्या सी इनपुट लेना ना एस इनपुट लेना, ऐसा कुछ था ना, एक इंटीजर वाला, जो टेस्ट वाला, ये कौन सा वाला था? हाँ ये वाला। नहीं, वो अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया। हालांकि ये गलत है, ये ए का वैल्यू तुमको मिला नहीं।
ये तो तुम कैलकुलेट ही नहीं की हो ना, तब तुम बैठा दिए। ये मैं दूसरा सोचा था, और एक था इनका। यहाँ से किस डाउट? इनपुट स्टिमुलेटर का लॉजिक लिखो तो फिर से, तुम लोग सबका गलत है एकदम पूरा, इनपुट स्टिमुलेटर जो लिखे हो सब उल्टा पुल्टा लिख के बैठे हुए हो। तुम्हारा ठीक था। हाँ, इनपुट स्टिमुलेटर का बनाओ, मैं आज टेस्ट पूरा बना हुआ, पता तुम लोग का टेस्ट मैं चेक नहीं किया हूँ। यहाँ पे तुम इंटीजर नम वन, इंटीजर नम टू तो बोल दियो ना, तुम बोल दियो कि भाई नम वन इंटीजर का है, नम टू इंटीजर का है, तो फिर से यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखना है। एक बार तो बोल चुकी हो कि नम वन नम टू इंटीजर का है, तो बार बार नहीं बोलना है, ठीक है। जैसे टेम्प, टेम्प को यहाँ पे पहली बार बोलियो, ठीक है। तो इंट टेम्प इक्वल टू नम वन इक्वल टू नम टू, नम टू इक्वल टू टेम्प, तो नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा। बॉक्स बनाओगे और लिखोगे, एक तरफ बनाओगे कि स्कैनर, स्कैनर क्लास, एक तरफ इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास करके लिखोगे, ठीक है। फिर स्कैनर का उसको लैंडस्केप कर लो, कॉपी को, हाँ देखो हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन इसका, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन, दो लाइन होगा ना इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। फिर इंटीजर का क्या होगा यहाँ पे इंटीजर का क्या होगा, यहाँ पे मान लो डबल वैल्यू का क्या होगा, इधर डबल वैल्यू का क्या होगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का था। फिर मान लो हम बोलते हैं कि कैरेक्टर, कैरेक्टर का इधर क्या होगा, कैरेक्टर का इधर क्या होगा, ठीक है। हाँ, बाकी देखो कितना याद आ रहा ऊपर का, उतना करो फिर बोलूंगा। करो करो करो, फटाफट लिखो। কি হয়েছে? ইয়েস, দেখ আমি লিখে দিয়েছি দেখ, কর না, আমি লিখছি আরো। फिर से बोलता हूँ, चैप्टर 1 पेज 15 कंपैरिजन टेबल जो दिया हुआ है उसको मार्क करोगे, सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड जो है उसको मार्क करोगे। नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में देखो पीओपी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसको मार्क करोगे। फिर पेज 17 में उप का डेफिनेशन लिखा हुआ है, और इनके साथ जैसे पीओपी ओओपी इनका जो एग्जांपल्स दिया हुआ है ना, वो एक दो एग्जांपल्स देख के रखोगे। उसके बाद डिफरेंस टेबल दिया हुआ है पीओपी ओओपी का 17 में, उसको मार्क करोगे। इसके बाद
प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये बाबा मैंने नेटवर्क चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पेज नंबर 18, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहा है तुम्हारा अलग अलग प्रिंसिपल्स, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह। पेज 19 में देखो डिफरेंस टेबल दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन का। उसके नीचे देखो एक शेर का पिक्चर दिया, बगल वाला पता नहीं क्या है, चमगादड़ है क्या है, जो भी है। हाँ नहीं है तुम्हारा, एक तो चमगादड़ लग रहा है। उसके बाद पेज नंबर 20 में देखोगे कोड रीयूजेबिलिटी क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका क्वेश्चन तुम्हारा वो वर्कबुक में भी था, व्हाट इज कोड रीयूजेबिलिटी। पेज 20 देखो कोड रीयूजेबिलिटी, था ना एक क्वेश्चन वर्कबुक में, व्हाट डिफाइन कोड रीयूजेबिलिटी करके, तो ये दिया हुआ है। फिर उसका डेफिनेशन देखो, इनहेरिटेंस का डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद पेज 21 में एडवांटेजेस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म चेक करोगे, एडवांटेजेस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये जो चारों तुम्हारा हेडिंग है ये सब तुमको देखना है, समझ में आया। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर जितना है एक्सरसाइज का वो तो करना ही है, बट चैप्टर से वो तुम देख सकते हो। चैप्टर 6 में चले जाओगे, चैप्टर 6 में चले जाओगे, नहीं टू है ना, 1 2 वर्ष पूरा नहीं हुआ, कुछ तो हुआ, बड़ी तो पढ़ना हम कराएंगे फिर, ऐसे मतलब हम जितना पढ़ाए हैं उतना से ही लेंगे। अब टू का ऐसा नहीं है कि चैप्टर 2 अभी कराया नहीं हुआ, अभी क्लास 9 में, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कुछ भी नहीं कराया हुआ, पढ़ के देखना बहुत कुछ उनको सिमिलर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 3 का हम लोग कराए हैं, हाँ 3 क्या है, 3 में डेटा टाइप्स वगैरह है क्या, कराया हूँ तो ले सकता हूँ। उसके बाद चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 का देखो पेज 129, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, उसका सिंटेक्स, ठीक है, क्या होता है उसका सिंटेक्स, कैसे लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, ये सब कुछ अच्छा से कराया हुआ है क्लास में भी, बट फिर भी यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद व्हाट आर पैकेजेस करके पूछ लेगा, ठीक है, तो उसका डेफिनेशन पेज 131। फिर बिल्ट इन पैकेजेस क्या है, ये सब देखो, एग्जांपल्स लिखा हुआ है कुछ कुछ, ये सब देखना है। इसके बाद अच्छा, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, इनमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, बोल पाओगे। मतलब डिक्लेरेशन में क्या करता है, तुम एक वेरिएबल को बोलते हो कि भाई ये वेरिएबल ये डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, जैसे लिखना इंट नम सेमीकोलन, तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया कि नम जो वेरिएबल है वो उसका डेटा टाइप क्या होने वाला है, इंटीजर, मतलब वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, तो यू डिक्लेयर दैट वैल्यू। Initialization means you provide an initial value to it, मतलब num equals to 0 नेक्स्ट लाइन में तुम लिखते हो, तो दैट इज इनिशियलाइजेशन, कि तुम एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दिए नम को, समझे बात को। तो इसको हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, इंट नम इक्वल्स टू 0, सिर्फ इंट नम सेमीकोलन इस तरह से सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देना, मतलब वेर यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एन इनिशियल वैल्यू, दिस इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। क्योंकि उसमें कभी कभी हो सकता है कि गार्बेज वैल्यू पिकअप कर ले, आगे जाके एरे वगैरह हम लोग देखेंगे तब तुमको समझ में आएगा कि वो गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, हाँ तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, बट इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि तुमको अगर कोई वेरिएबल के साथ काम करना है, जैसे इनपुट लेना है, तुम लोग अक्सर करते हो कि इंट नाम कॉमा नाम टू सेमीकोलन करके छोड़ दिए, नेक्स्ट लाइन में तुम लिखते हो कि नम नाम इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, तुम उसको एक ही लाइन में कर लो कि इंट नाम इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, बात खत्म, ठीक है, इस तरह से। और फिर से रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए, उसके बाद तुम लोग का भरोसा नहीं है, यही क्लिपिंग करके दिखा दोगे, ठीक है। तो उसके बाद इनिशियलाइजेशन हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, क्या डन कर रही है क्या। इसके बाद स्कैनर क्लास, हाँ पेज 135, पेज 135 का देखो स्कैनर क्लास,
वहां पे देखो उसका अलग अलग मेथड्स जो है, यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट तो दिया हुआ है स्कैनर में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अलग अलग डेटा टाइप्स का इनपुट कैसे लिया जाता है, जैसे अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि राइट द मेथड टू इनपुट इंटीजर यूजिंग स्कैनर क्लास, इंटीजर वैल्यू, तो क्या लिखोगे, नेक्स्ट int ब्रैकेट ओपन क्लोज, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, है ना। इस तरह से तुमको वहां पे sc.nextInt लिखने का जरूरत नहीं है। अगर तुम sc.nextInt करके लिखना चाहते हो तो तुम्हारा आंसर शुरू करने से पहले ऊपर एक लाइन लिख देना कि टेकिंग sc एज द रेफरेंस वेरिएबल इन स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये मेंशन कर देना, क्योंकि मेथड बोला है, सिर्फ ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम नहीं बोला है, सिर्फ मेथड बोला है। तो ऑब्जेक्ट नेम तो चेंज हो सकता है ना, तुम sc कर रहे हो, कोई obj करेगा, तो इसीलिए तुम मेंशन कर दो ऊपर एक लाइन, उसके बाद तुम sc.nextInt, हाउएवर वो जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ नेक्स्ट INT करने से भी हो जाए, मतलब नेक्स्ट INT पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ठीक है, विदाउट द पैरेंथेसिस ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद पेज 137 में देखो इनपुट स्ट्रीम रीडर का, ऑब्वियसली ये सब इंपॉर्टेंट है, सिंटेक्स वगैरह कैसे लिखा जाता है, बट इनपुट स्ट्रीम रीडर के लिए यहाँ पे कैरेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ है वो है बूलियन वैल्यू, जैसे स्कैनर के लिए भी बूलियन वैल्यू नहीं दिया हुआ है, गेस कर सकते हो क्या हो सकता है बूलियन वैल्यू के लिए, स्कैनर के लिए नेक्स्ट बूलियन, जैसे इंटीजर के लिए नेक्स्ट INT करते हैं, बूलियन के लिए नेक्स्ट बूलियन, ठीक है। और इसका क्या हो सकता है, इनपुट स्ट्रीम रीडर का गेस कर सकते हो, br.readline, ठीक है, कि बूलियन b इक्वल्स टू बूलियन डॉट पार्स बूलियन br.readline, जैसे बाकी का लिखते हो वैसे बूलियन बैठा देंगे। उसके बाद एरर्स इन जावा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप्स ऑफ एरर्स एंड देयर एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ट्राई कैच इवन दो हमको लगता नहीं तुमको पूछा जा सकता है, बट स्टिल देख लेना क्योंकि दिया हुआ है। क्या हम लोग ट्राई कैच से प्रोग्राम किए थे ना, किए थे, हो ही नहीं सकता मैं नहीं कराया, पॉसिबल ही नहीं है, करके दिखाया था, भूल गई हो, इसको याद नहीं है, उन्नति को याद है, तुमको तो याद है, भूलेगा चीज, 5 মিনিট আগে কি কি কথা বললাম বলতো, তুই স্বপ্নের দেশে আছিস আজকে, পাল্টা তো হচ্ছে মানে মনে নেই, দেখছিস তো কি অবস্থা হয়েছে। ये तो यही सब है और कुछ है नहीं। अरे डिजिटल इंडिया कुछ दिक्कत, No, sir. नाउ सर। देखो तुम लोग को अगर नहीं समझ में आया, पेज 142 में देखो ट्राई कैच वाला लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के देखो क्या समझ में आ रहा है, फिर मैं बोलता हूँ। पेज 142 में जो लिखा हुआ है ट्राई कैच वाला, एक बार पढ़ के देखो कितना क्या समझ में आ रहा है, फिर मैं बोलता हूँ। तो पहली चीज क्या बोल रहा है बताओ तो, किसको क्या समझ में आया, प्रशांत क्या समझ में आया बाबू, प्रसन्न भाई यस सर। क्या समझ में आया ये ट्राई कैच वाला पढ़ के, जब कोई एरर होता है तब जो ट्राई कैच बचाने आता है जावा जावा में,
क्या कर रही हो तुम अनन्या? समझ में आया कुछ? सर नहीं। वाह, सही बात। तुम लोग में से किसी को क्या बोलो, क्या बात है? ऑकर नहीं होता, अकर होता है। बढ़िया है, अच्छा समझ गए। चलो एक एरर क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है? फिर क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट, तो स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और हम बोलेंगे कि एंटर टू वैल्यूज, इधर देखोगी। उसके बाद हम दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे मान लो नंबर 1 इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट INT। इसके बाद इंटीजर नंबर 2 इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट INT। और फिर हम बोलते हैं कि डबल, या फिर इसको भी डबल ले तो सुविधा होगा। बोलते हैं भैया डबल इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल, और फिर डबल मान लो div इक्वल्स टू num1 बाई num2, और फिर डिस्प्ले कर दो सिस्टम आउट या INTLN, जो भी है div, ठीक है? काम करेगा नहीं करेगा? करेगा। 5 और 4 लेते हैं। 5 और 4 कितना आ गया? 1.5 आ गया। एरर कहाँ हुआ? एरर के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ बोलो, क्या बोले? 4 और 0 डाले, यस सर। इन्फिनिटी आ गया, ठीक है? तो वो तो जीरो, यू डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो तो इनफाइनाइट रिजल्ट देता है, इन्फिनिटी देता है, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कांट बी डिवाइडेड, इसीलिए तो बोलते हैं ना। अच्छा, तो ये एक एरर है बेसिकली, व्हिच इज डिवाइड बाय जीरो कैन नॉट बी पॉसिबल। मे बी इस कंपाइलर में नहीं दे रहा है, बट दूसरे में दे देगा। दूसरा में करके देखते हैं एरर क्रिएट करने के लिए। क्या चाहिए, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, बाद में खोलेगा। कहाँ गया एरर? अभी तो था ही। हम्म? ओहो, मेरा ये मेन ओवरराइड हो गया ना, वही मैं ढूंढ रहा, एरर लिखा है। तो इसको अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो क्या करूंगा? मैं पहला नंबर दे दूंगा कि 4, दूसरा नंबर दे दूंगा 0। अरे यार ठीक है, चलो दूसरा, हाँ वही करने वाला हूँ। 4 और मान लो मैं लिखता हूँ ईयर, तो आ गया एरर, ठीक है? क्यों आ रहा है? ये एरर का नाम है जावा डॉट यूटिल डॉट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। क्या है? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एंटर टू वैल्यूज, तो यहाँ पे मेरा बेसिकली क्या हो जा रहा है, ये इसको हम बोल देंगे ट्राई के अंदर रख देंगे। ट्राई के अंदर रख दिए, और मुझे पता है यहाँ पे एरर आ सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकता है। फिर
कैच और एक्सेप्शन ई कर, ठीक है, और मैं यहाँ पे करूंगा इसका तो इस तरह से हम कुछ ये कर सकते हैं। ये और दिया और फिर देखो आया एरर, प्रोग्राम क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, प्रोग्राम हुआ क्लोज नहीं। तो मैं इस तरह से मतलब मुझे पता है कि इस लाइन में एरर आ सकता है, तो जिस लाइन में एरर आ सकता है उसको मैं ट्राई में रख दूंगा, और फिर मैं कैच के अंदर मैं डिस्प्ले कराऊंगा कि अगर वो एरर कुछ आता है ऊपर तो मैं क्या डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो ट्राई एंड कैच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं कि मैं बोलूंगा एरर आया है रे, ठीक है, इस तरह से। तो देखो ये क्या बोलेगा, एरर आया है, कुछ भी एरर आ सकता है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी तुम दे दो यहाँ पे, वो एरर आया है, समझे बात को, ठीक है। तो इसमें इस तरह से हम लोग एरर हैंडलिंग करते हैं। अब मैं एग्जैक्टली चाहूंगा कि भाई क्या एरर है वो देखना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैं एक्सेप्शन करके ई लिखा हूं ना, जो भी एक्चुअल में था ना अभी इनपुट मिसमैच एरर जो दिखाया था, वो स्टोर हो जाएगा इस वैल्यू में ई में। तो मैं प्लस ई जब करूंगा, देखो कैसे ये चेंज होगा, एरर आया एरे, और क्या है वो एरर का नाम डिस्प्ले कर रहा है, देखो जावा डॉट यूटिल डॉट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, यही आया था ना पिछली बार। तो ये नाम भी मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, बट देखो मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं कर रहा, पिछली बार में फर्स्ट टाइम में प्रोग्राम क्रैश हो गया, अभी प्रोग्राम क्रैश नहीं कर रहा, तुमको एक कंट्रोल्ड वे में आउटपुट दिखाया जा रहा है, समझे बात को, ठीक है। तो ये सब 11-12 में है, पाइथन पढ़ोगे तब ये 11-12 में ये इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन। जावा कंपाइलर, क्या दिक्कत है, ये जावा अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बाबा, ये क्या है तुम उसको यूज कर। एक मिनट रुको रुको रुको, इधर भटको मत टॉपिक से। डिजिटल इंडिया समझ में आया तुम लोग को, यस सर। ठीक है। तो yes, इस तरह से हम लोग ये करते हैं।